Hello and welcome everyone. I am Anisha. I welcome all of you to virtual classes. So today in this video we are going to start another chapter of your new NCERT social science book of class 6, that is chapter number 2, Oceans and Continents. तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर जो कि आपकी नई बुक की है सोशल साइंस की, क्लास 6 की NCERT सोशल साइंस की, ओशंस एंड कंटिनेंट्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे ओशंस और कंटिनेंट्स के बारे में। यहाँ पे वर्ल्ड में कितने सारे ओशंस हैं, कितने बड़े ओशंस हैं, स्पेशली हम बड़े ओशंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कंटिनेंट्स हैं। जैसे आपको भी पता ही होगा कि हाँ हमारे पास 7 कंटिनेंट्स है कि नहीं। तो उन बारे में हम इस क्लास में, इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से। पहला है व्हाट आर ओशंस एंड कंटिनेंट्स। तो हम ओशंस और कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनके नाम भी पढ़ेंगे और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी जगह पे कितने तक फैले हुए हैं, कितने, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी वाली है। तो हम उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है, इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कंटिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। तो ओशंस और कंटिनेंट्स हमारे लाइफ में और हमारे लाइफ में ह्यूमन बींग्स के लाइफ में और एनिमल्स के लाइफ में, प्लांट्स के लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, इनके इम्पैक्ट क्या, अगर ये नहीं होते तो क्या होता। क्योंकि अगर ये नहीं होता, ओशंस और कंटिनेंट्स नहीं होते तो लाइफ संभव ही नहीं होता, क्योंकि पानी नहीं होता तो संभव ही नहीं होता, और कंटिनेंट्स नहीं होते तो लैंड मास नहीं होते। तो हम जिस ज़मीन पे आज खड़े हैं वो ज़मीन ही नहीं होता तो हम कहाँ पे रहते। तो ये इम्पोर्टेंस है ओशंस और कंटिनेंट्स के बारे में। तो उस सारे इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते। तो शुरू करने से पहले आपको बताया गया कि एक पिक्चर दिया हुआ है, देखो कितनी सुंदर सी पिक्चर है अर्थ की, और ये कहाँ से लिया हुआ है, ये स्पेस से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पिक्चर में तो आपको सबसे ज़्यादा कलर कौन सा दिख रहा है, जैसे ब्लू ही आया माइंड में। ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है पानी, हमारे अर्थ में जो है पानी है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इस अर्थ को हम क्या भी बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये तो आपने सुना ही होगा इस बारे में कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पानी है, इसलिए ब्लू कलर दिख रहा है। जो आपको ये वाइट कलर दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये जो वाइट कलर वाइट दिख रहा है, ये क्या है, ये क्लाउड्स है, ठीक है। तो हमने इस पिक्चर को देख लिया है, अभी ऑब्जर्व भी कर लिया है, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी बारे में दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब। तो वो जो ग्लोब है, ठीक है, तो एंड रोटेट इट जेंटली। और एक चीज़ याद रखना, जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं, अर्थ का रोटेशन हमेशा कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट, और ये ईस्ट। तो हमेशा अर्थ जो है ऐसे करके घूमता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और एक जब रोटेशन कंप्लीट होता है तो कितने आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, है कि नहीं। तो इस 1 डे को हम अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है, 1 डे, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना होता है, 365 और 6 आवर। लेकिन उस 6 आवर्स को हम ओमिट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि जब 4 साल के बाद जब 6 + 6 हो जाता है तो 6 × 4 कितना बनता है, 24 ईयर। तो उस 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप ईयर। तो वो कौन सा डेट बनता है, February 29। तो यह मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, जो हमने जस्ट अभी देखा ऊपर, ठीक है। What is the most widespread color you see? Blue, obviously, but what does it represent? You must have guessed the answer. It is water. तो हमने भी गेस कर ही लिया था कि वो वाटर के कारण ही ब्लू दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, most of the earth's surface is actually covered with water. Our earth's surface is actually covered with water. ज़्यादातर सरफेस जो अर्थ की है वो किस चीज़ से कवर थे, वाटर से। देखो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, इनफैक्ट 3/4 मतलब ये देखो, जैसे ये अर्थ है तो ये हमने इसको 4 हिस्से में अगर हम बांटते हैं तो ये जो 3 हिस्सा, ये 3 हिस्सा पूरा पानी से कवर है, ठीक है, पूरा पानी है। जो एक हिस्सा है यही हमारा लैंड मास है। तो इसलिए अर्थ देखने में ब्लू दिखता है जब भी हम ऊपर से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं खास करके। तो दैट इज़ वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। तो इसी रीज़न से अर्थ ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि
3 गुना, जो 4 पार्ट में से 3 भाग जो है वो सारे पानी है, सारा पानी है अर्थ में, ठीक है। तो इसीलिए अर्थ ब्लू दिखाई देता है। इंडियन अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। तो हमारे जो अर्ली एस्ट्रोनॉट्स थे पहले के, तो उन्होंने एक नाम भी दिया गया है प्यार से अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से, ठीक है। क्योंकि हमारे आप अगर सोलर सिस्टम में देखोगे तो ऐसा कोई भी जगह नहीं, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं लाइफ सपोर्ट करने के लिए, जैसे पानी और ऑक्सीजन स्पेशली, है कि नहीं। तो वो सिर्फ अर्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो चलो हम ओशियंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सीन ऑन द ग्लोब आर ओशियन। तो जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है, जो बड़े बड़े महासागर हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या हम बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं, ठीक है। और जो छोटे होते हैं उनको सी बोलते हैं, किसी को गल्फ बोलते हैं, किसी को बे बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। But in the picture of Earth, you can see at least one other color, brown. This color is that of land, which covers a little over 1/4 of the globe. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, ये जैसे अर्थ है, अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांटते तो 3 हिस्सा क्या है, पानी है। तो 1/4, यहाँ पे 1/4 क्या है, लैंड मास है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, लैंड मास। तो ज़मीन का हिस्सा है हमारा, ठीक है। तो लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास एंड लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपांड ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अगर ये जो लैंड है काफ़ी बड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड मास बोलते हैं। अगर उससे काफ़ी ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, ऑल टुगेदर 7 कॉन्टिनेंट है। तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। So both oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the Earth. They affect all aspects of life, including all plants and animals, and therefore human life too. We see their impact throughout our history, culture, and in our daily life. See the importance. These oceans and continents are very much important, okay, as in shaping the climate, especially the climate of the Earth. Why? Because it is through the climate which will affect the life kind, living beings which are living inside the Earth, including the plants and animals, and therefore and as well human life too, isn't it? So इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स है, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज़ में, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ को मेंटेन करने के लिए, इसको शेप करने के लिए। क्लाइमेट में ही सब कुछ डिपेंड होता है कि नहीं, हमारा सारा कुछ क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर बहुत हार्श क्लाइमेट होगा तो भी हम रह नहीं पाएंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो भी हम रह नहीं पाएंगे। तो एक मॉडरेट कूल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलो इससे पहले हम एक एम्ब्लेम देख लेते हैं नेवी की, इंडियन नेवी की, कि उसका क्या है, ठीक है, उस पर कौन सा नाम दिया हुआ है। तो एम्ब्लेम ऑफ इंडियन नेवी कंटेंट्स मोटो। इनका मोटो है क्या है, शाम नो वरुणा। शाम नो वरुणा, प्रोनाउंस एज शाम नो वरुणा, विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस, बी गुड टू अस। क्योंकि ये हमेशा शी में ही होता है ना, कि ओ वरुणा मीन्स ये वरुण जो देवता है, वरुण देवता माना जाता है कि भगवान के नॉट भगवान, पानी के देवता है और हमारे आकाश के देवता है, ठीक है। तो ये एक बिलीफ है हिंदुइज़म में। तो यहाँ पे ये प्रे कर रहा है कि हे देवता, हमारे साथ अच्छा ही हो, जो भी हो अच्छा ही हो। तो ये उनका मोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओम नो वरुणा। तो दिस इज़ एन invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water in general. जो ये वरुणा जो है, ये एक वैदिक डाइटी, मतलब एक देवता है वैदिक कल्चर के हिसाब से। किस चीज़ के एसोसिएटेड, ओशियंस के एसोसिएटेड, स्काई और वाटर के एसोसिएटेड। तो इसको इन्होंने अपना मोटो ही बना लिया है, क्योंकि वरुण देवता ही है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं पानी से, क्योंकि वो पानी के स्काई के देवता है। तो इसलिए इसको लेके इंडियन नेवी ने अपना मोटो रखा हुआ है। तो मोटो क्या है, शाम नो वरुणा, ठीक है। चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं अब। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन दी अर्थ। तो ये देखो यहाँ पे एक साउथ पोल दिया हुआ है और एक नॉर्थ पोल दिया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम इस पिक्चर को पहले एनालाइज करते हैं और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन दी अर्थ. As it happens,
ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है, जैसे है हमारे अर्थ पे ओशंस भी है, कॉन्टिनेंट्स भी, और ओशंस ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। आई होप यू हैव रिमेंबर्ड अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर है, यहाँ पे बीच में 0 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ से यहाँ तक फिर 90 डिग्री साउथ है। ये ऐसे पीछे की तरफ भी 90 है, आगे तरफ भी 90, तो ऑल टुगेदर कितना हुआ 360 डिग्री। ये हमने पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, तो ये बस एक छोटा सा रिवीजन था आपके लिए, ठीक है। तो ये पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये पार्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है, ये वाला जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लैंड मास है, ज़्यादा कंटिनेंट है, इसका मतलब है कि नहीं। देखो ये जो बड़े बड़े कंटिनेंट्स है ये सारे लैंड मास है, ठीक है, ये कंटिनेंट्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू साउथ, है कि नहीं। देखो साउथ पे कम है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ओशंस है यहाँ पे इस साइड में। तो ये कौन सी मैप है, मैप ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव नॉर्थ पोल लेफ्ट एंड अबव साउथ पोल। अबव जब हम ऊपर की तरफ से देखते हैं, साउथ पोल के ऊपर से, ऊपर के हिस्से से अगर हम खड़े होकर देखेंगे, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो ये स्पेस से लिया हुआ पिक्चर है, ऊपर की तरफ से लिया हुआ पिक्चर है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के कि नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा कंटिनेंट्स है, ज़्यादा लैंड मास है, और यहाँ पे साउथ पोल की तरफ ज़्यादा पानी है, पानी की मात्रा ज़्यादा है कि नहीं। तो चलो हम इसी बारे में यहाँ पे एग्जामिन करते हैं। Let us examine the two maps in figure 2.2. Here too, the blue areas consist of ocean along with their smaller extension which have various names, sea, bay and gulf. तो ये देखो जो ब्लू एरिया जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये ओशंस है। ये तो हमें कलर से ही पता लग गया कि चलो ये ओशंस है, और जो ब्राउन कलर वाला है वो कंटिनेंट है। तो और एक चीज़ हमने क्या पता लगा लिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा ओशन है, ठीक है। तो ओशन जो बड़े बड़े ओशंस का मतलब होता है जो बहुत बहुत लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशन, इजंट इट। तो rather than that the sea, there are sea, bay and gulf. So what are this sea? Sea is usually a large body of salty water. sea, देखो sea water जो होता है वो salty होता है, खारा पानी रहता है कि नहीं, और ये हमारे पीने के लिए अनफिट रहता है। तो लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर दैट इज स्मॉलर देन एन ओशन, जो कि ओशन से छोटा होता है, एंड पार्टली और कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। जो ये सी होता है पार्टली या कम्प्लीटली सराउंड बाय लैंड होता है। जैसे यहाँ पे एक सी है और यहाँ पे थोड़ा सा लैंड होगा, या पार्टली होगा या पूरा होगा, तो ये सी है। ये ओशन के कंपैरिजन थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे कि इंडिया के आसपास क्या है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो हम उसके बारे में भी हम जानेंगे इस क्लास में, ठीक है। और दूसरा है बे। बे क्या होता है, बे मतलब अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा एक बे जैसे एक लैंड मास्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। जैसे खाली स्पेस पे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, अगर ये जैसे ये लैंड मास है तो ये ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है। ये सारा लैंड है, ये सारा लैंड है जो ऐसे शेप में होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ ये पानी है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा पानी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बे। ये बे की शेप में है, ठीक है। यहाँ पे लैंड मास है और यहाँ पे बे जो थोड़ा कर्व है, किस साइड, इनवर्ड, अंदर की तरफ जो कर्व्ड होता है। अगर आपको लैंड कोई ऐसा दिखे जो अंदर की तरफ कर्व्ड है और वहाँ पे पानी है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक बे है, ठीक है। और दूसरा क्या है, गल्फ। गल्फ का मतलब जो देखो, गल्फ मतलब जी से स्टार्ट होता है, और इसका जो लैंड मास है वो भी थोड़ा सा ऐसा जी शेप में ही होता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लैंड मास, ऐसे लैंड मास रहेगा और ये पानी रहेगा। तो ये डिफरेंस है सी और बे और गल्फ में, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड। तो ये गल्फ भी, पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड। देखो इतना सा ही पैसेज है यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड। ये क्या है, बे है कि नहीं, और ये गल्फ, ठीक है। और सी क्या है, जो लैंड मास से सराउंड, आधा सराउंड होगा या आसपास सराउंड होगा, बीच में पानी होगा, तो वो क्या बोला जाएगा उसको, सी। और अगर बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी से, जहाँ पे दूर दूर तक आपको कुछ लैंड मास दिखेंगे ही नहीं ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे ओशन फ्लोर रहता है, ठीक है, ओशन बेड रहता है। ओशन फ्लोर मतलब ज़मीन का हिस्सा, नीचे ओशन की तरफ भी ज़मीन का हिस्सा तो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सी के बारे में जान लिया, बे के बारे में जान लिया, और गल्फ के बारे में जान लिया, है कि नहीं। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे और क्या एग्जामिन कर लिया कि जो ब्लू वाला हिस्सा है वो पानी है और जो ब्राउन वाला हिस्सा है वो कंटिनेंट है।
तो यहाँ पे जो पानी वाला हिस्सा है उसमें क्या क्या है, सी है, बे है और गल्फ है। तो आई होप you understood the meaning of all these three terms. Okay, this definition is given in your glossary at the end of this textbook. You can check it out as well, okay, if you want the proper definition. All right. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है तो ये आपके पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। सो लेट अस सी सम क्वेश्चन हियर एंड दिस इज ऑलरेडी वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस चैप्टर, सो इट विल बी अ क्विक रिवीजन एज वेल। सो लेट अस गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड लेट अस सी द आंसर एंड यू ऑल्सो आंसर, ओके, एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो व्हाट आर दिस सर्कुलर लाइन्स इन ईच मैप कोल। देखो सर्कुलर लाइन्स क्या था, जो मैप में हमने पढ़ा था, हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो वो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है। एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दिया हुआ, यू हैव स्टडीड देम इन द प्रीवियस चैप्टर बट हियर दे आर रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। देखो यहाँ पे हम छोटा सा अर्थ फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर लाइन जो ऐसे सर्कुलर यहाँ से देखिए सर्कुलर ही होगा, पीछे की तरफ भी ये जाएगा लाइन, तो इन लाइन्स को क्या हुआ, लेटा हुआ लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स, लेटा हुआ लाइन, याद रहेगा ना। और जो टू पोल से गुजरते, ये जो पोल है यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, जो ये लंबा वाला लाइन, लॉन्ग लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको प्लीज़ चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो एंड दूसरा क्वेश्चन, विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। तो हमने क्या देखा, साउदर्न हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर, हमने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है ये चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये देखो जो फिगर दिया हुआ है उसको देख के हमें एक अप्रॉक्सीमेट निकालना है कि जैसे कितने भागों में है वाटर, ओके, वाटर कितने, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अप्रॉक्सीमेटली वाटर और लैंड का क्या रेशियो होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने के लिए हमारे जो भी ये इमेज है इस पे रिफ़र करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम रिफ़र करेंगे और इसको हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कि कितने प्रोपोर्शन में अप्रॉक्सीमेटली ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये पहले हम करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अगर मैं 5 हिस्से में बांट देती हूँ, ऐसे 1, ये ऐसे 5 हिस्से में अगर मैंने इसको बांट दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो ये जो लैंड मास है, लैंड मास तो ये इस एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा लैंड मास है कि नहीं, यहाँ पे ये और वो ये 1 2 है कि नहीं, ये 1 2, ये काफ़ी ज़्यादा लैंड मास है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा ये खाली हो गया, तो इस पोर्शन को भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते, तो ये सारा एक बन गया, और ये 2 और ये 3, तो क्या हुआ 3/5 है कि नहीं, 3/5 या 2:3। तो इस रेशियो में हमने बना लिया, देखो 3/5 3/2, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया, लैंड का रेशियो बन गया 2, लैंड का रेशियो बन गया 2 और 3, और वाटर का रेशियो बन गया 2, ठीक है। तो ऐसे ही हम साउदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में तो देखो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम ऐसे 4 भाग में ऐसे बांटेंगे तो ये सारे लैंड जो है एक ही उस पर आ जाएगा, एक ही यहाँ पे एक ही पोर्शन में इसको सब फिट कर लेंगे यहाँ पे, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा 1:3, मीन्स एक पार्ट में कंटिनेंट है और 3 पार्ट में क्या है, वाटर है, और यहाँ पे क्या है 2 पार्ट में कंटिनेंट है और 3 पार्ट में कंटिनेंट्स है और 2 पार्ट में वाटर है। तो ऐसे इनका रेशियो बन के निकलता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का आंसर ये है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम। ये सारे इंटरकनेक्टेड है, सारे ओशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, ओके, they are all interconnected, they are not separated by any natural boundaries or anything, these are separated only by convention, that is man made boundaries। ये जो ocean separation है कि इस देश में ये वाला देश के हिस्सा में इतना आएगा उतना आएगा, ये सब कुछ जो सेपरेशन किया हुआ है ये सब मेन मेड है, ये बाय कन्वेंशन है, ये बनाया हुआ सेपरेशन है, ठीक है। सच में ऐसा कोई सेपरेशन है ही नहीं है, सारे ओशंस एक दूसरे को जाके मिलते हैं और सारे इंटरकनेक्टेड है, ये कोई देख यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है।
तो हम यहाँ पे थोड़े ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखते हैं ओशन लाइफ के बारे में, ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है। देखो जैसे कोरल रिलीफ है फर्स्ट पिक्चर में, ये ओशन के अंदर ही पाया जाता है। ये स्टार फिश है ऑन अ सी, इजंट इट, ये सी के अंदर है। और ये एक ओशन लाइफ, ये एक शार्क है, यहाँ पे एक वेल है, स्पर्म वेल इसको बोला जाता है, ये मदर वेल है और ये बेबी वेल है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डॉल्फिन दिख रहा है, ये देखो डॉल्फिन है कि नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे कोरल रीफ विथ कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, देखो ये कितने सुंदर सुंदर फिश है। और ये सारे कहाँ पाया जाता है, ये सारे ओशंस के अंदर, सीज़ के अंदर, मतलब वाटर बॉडीज़ के अंदर पाया जाता है। और बाकी ये देखो यहाँ पे एक आलगे, ऐसे आलगे भी पाया जाता है। इन सब का रोल होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है, ये इन सब का रोल होता है, अपना अपना एक इनका रोल होता है। और ये देखो ये क्या है, ये पेंगुइन्स है, कहाँ के, एम्परर पेंगुइन्स। और यहाँ पे एक टर्टल है, इसका नाम क्या है, बोनायर सी टर्टल। तो ये सारे ओशन की लाइफ है, मेरीन जो अंदर है, ठीक है, मेरीन लाइफ। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं ओशन के बारे में। द ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट। ये तो हमने जान लिया कि प्लानट में जो हमारा अर्थ है इसमें ज़्यादा मात्रा क्या है, पानी का ज़्यादा मात्रा है ना। पानी इज़ द वाटर एरियाज, द वाटर बॉडीज़ कंसिस्टेड ऑफ हायर लेवल, इजंट इट, दे आर मोर अवेलेबल ऑन द they are more available as compared to the land mass, as we have already learned. जैसे 1/4 of one is the land mass and 3 part is the water bodies. So but this sea water is salty and unfit for consumption. See, there are huge amount of water is available, but this is unfit for consumption, and as a result only few points is there, only few points are available as a fresh water, and by most land animals including human. Why this is unfit? Because it is salty. ओके, ये बहुत खारा पानी है, ये हम पी तो नहीं सकते। अब अगर आप किसी भी बीच पे गए होगे, आपने वाटर एक्टिविटीज़ कोई भी किया हुआ होगा, तो वहाँ पे जैसे आपके मुंह के अंदर पानी चला जाता है तो आपको कुछ फील होता है, खारा खारा सा, है कि नहीं। तो वो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट है, तो वो हमारे कंज्यूमशन के लिए फ़िट नहीं है। तो अगर इतना सारा पानी होते हुए भी ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत है, बहुत ही कम है वाटर रिसोर्स जो है। और ऑन द अदर हैंड fresh water makes up a very small proportion of the planet water resource. It is found in glacier, rivers, lake, in the atmosphere and also underground. एंड तो इसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। जो फ्रेश वाटर है जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, वो कहाँ पे, किस पे पाया जाता है, ग्लेशियर। लेकिन ग्लेशियर्स पे क्या हो रहा है, पिछले 10-15 सालों पे और ज़्यादा मेल्ट होते जा रहा है। तो मेल्ट होते जा रहा है मतलब क्या हुआ है, हमारा जो फ्रेश वाटर रिजर्वियर है वो और कम होता जा रहा है। और कुछ रिवर्स पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है। रिवर्स में भी कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स से आता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत पाया जाता है, और अंडरग्राउंड जो हमारा अंडरग्राउंड है, लेकिन इसको भी हमें बोरोवेल वगैरह बना के ट्यूब कनेक्शन करके इसको भी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है। जैसे आउट ऑफ 100% अगर हम देखें तो 97.4% जो है वो है ओशन वाटर, जो कि अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। और बाकी का थोड़ा बहुत जो 1% कुछ है, ओके, 1.4 कुछ है, ऐसे 1.4 है, सिर्फ इतना ही फ्रेश वाटर है जो कि हम पी सकते हैं। तो देखो कितना कम है, इसलिए वाटर स्कैर्सिटी हमेशा रहती है। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे हम और ज़्यादा हमें अच्छे से पता लग जाएगा। सो इफ़ देयर इज़ सच अबेंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लानट, व्हाई इज़ देयर सो मच टॉक्ड ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑफ ए वाटर क्राइसिस। तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि पानी को बचाओ, पानी कम चलाओ, लेकिन हमने तो अभी पढ़ा कि बहुत ज़्यादा पानी है अर्थ में। लेकिन क्यों हम बोलते हैं पानी बचाओ, क्योंकि वो जो बहुत सारा पानी है उनमें से क्या है, हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो अनफिट है कंज्यूम करने के लिए। ये तो उसमें से फ्रेश वाटर कुछ ओनली 1% के अराउंड है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर क्राइसिस रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ। तो आपको ऐसा कौन से वाटर सेविंग टेक्निक के बारे में पता है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा, यहाँ पे भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द आंसर विच आई विल गिव हियर, इफ़ आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग यू कैन ऑलवेज write whatever comes in your mind in the comment section, okay, regarding this question. So which one have you seen practice at home, at your school and at your village, town or city? So what are the ways? देखियो, water can this water cannot be used because of the presence of high concentration of salt, isn't it? So what are the ways through which we can save this
water. As we have seen that there is abundant amount of water. So the first way that comes in our mind is that do not run more water than necessary while washing, cleaning clothing or washing, cleaning clothes और यूटेंसिल. जब भी हम साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, वॉशिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को मत बहाओ, थोड़े से कम पानी में उसको यूज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें पीना होता है ज़्यादा तो पानी, है कि नहीं. क्योंकि आपके जो घरों में आता है वो सारा बोरोवेल से आता है, तो वो ग्राउंड वाटर ही है एक तरह से. तो इसलिए हम पानी ऐसे थोड़े से कम मात्रा में हमें यूज़ करना चाहिए. जो अनदर टेक्निक, सो द टेक्निक लेट अस टॉक अबाउट द ओनली टेक्निक दैट कम्स इन माई माइंड इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये तो आपने सुना ही होगा, जो कि रेन वाटर है वो भी पीने के लायक होता है कि नहीं. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. जो बारिश होती है वो पानी को हमें अच्छे से हार्वेस्ट करके रखना होगा, स्टोर करके रखना होगा, ताकि हम उसको यूज़ कर सके, फ्यूचर में. तो मैंने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अपने घर में भी देखा है और बहुत सारे बाकी जगह में भी देखा है. तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपने ऐसा और कौन सा मेथड देखा है अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, सो हम अभी और ओशंस के बारे में देखते हैं. ओके, next topic is oceans. So on the world map in figure 2.3 on page 32 we can observe 5 oceans. So mainly 5 oceans है. तो वो कौन कौन से oceans है? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean and the Southern or the Antarctic Ocean. तो ये mainly 5 ocean है. तो हमें अभी इसको फिगर में भी देख के हम बताएंगे, ठीक है. तो although we have listed 5 oceans, it is clear from the map that they are not really separated. They are all connected. We have already discussed, isn't it? They are not separated. The line that divides them on the map are no more than convention. See, this convention means met. It is a man-made law. Okay, means it is just demarcated as per the country which is nearby that oceans or which is nearby that sea water. Okay, so ये जैसे एक डिमार्केशन है, जैसे एक लाइन है जो कि बनाया हुआ है. यहाँ पे कोई नेचुरल सेपरेशन नहीं है, सारे ओशंस कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है. तो द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्री. सो ये नेचुरल वर्ल्ड में कोई ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, सारे इंटरकनेक्टेड है. तो सी वाटर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशन. जो सी वाटर है सारे एक बाद में सारा क्या होता है, जो छोटे छोटे रिवर्स है, लेक्स है, सी है, बाद में जाके कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, बाद में जाके ओशंस में ही कनेक्ट होते हैं, ओशन में ही फ्लो करते हैं. तो यहाँ पे कोई ऐसे सेपरेशन नहीं है. डिफरेंट ओशियन सस्टेनिंग ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ मेरीन लाइफ. हमने देख ही लिया पिक्चर में वो क्या क्या मेरीन लाइफ होता है अंदर, है कि नहीं, सी लाइफ में. तो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल oceans. So many plants and species are found. The marine flora means वो जो plants है, ठीक है, tiny plants called algae and all kinds of seaweeds. The marine fauna means animals, okay, consist of thousands of species of colorful fishes, dolphin, whales and countless mysterious deep sea creature. और बहुत सारे ऐसे creatures भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी, हमने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, वो भी पाए जाते हैं क्योंकि वो अभी तक एक्सप्लोर हुए नहीं है, ठीक है. तो ये सारे मेरीन लाइफ में, जैसे हमने पिक्चर ऊपर दिया हुआ भी है आपकी बुक में, तो वहाँ पे उनमें से कुछ हमने देख लिया कि क्या क्या लाइफ है प्लांट्स के और एनिमल्स के, जैसे फ्लोरा और फाउना. फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पीशीज़ और फाउना मतलब एनिमल स्पीशीज़. यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो, फ्लोरा द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, और द एनिमल फाउना का मतलब द एनिमल लाइफ ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम. द एनिमल और ये प्लांट, फ्लोरा मतलब प्लांट और फाउना मतलब एनिमल लाइफ, ठीक है. Each part of the ocean from the sunlit surface to the dark depth has its own diverse life form. So each part, जो कि ये planet में सारे एक part, हर एक part में, हर एक जहाँ पे भी sunlight जाता है, जहाँ पे सनलाइट पहुँचता है, यहाँ पे जो भी सरफेस है वहाँ पे अपना ही एक डाइवर्स लाइफ फॉर्म है. जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचता, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे भी एक अलग फौना लाइफ है, अलग फ्लोरा लाइफ है, ठीक है. फौना लाइफ है वहाँ पे, जैसे हमें पोलर बियर दिखेगा, पेंगुइन दिखेगा जो हमने ऊपर देखा. तो ऐसे चीज़ वहाँ पे दिखते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो. क्लाइमेट के हिसाब से ये सारे दिखे जाते हैं अर्थ में, ठीक है. तो ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं ओशंस जो अभी हमने पढ़ा. कौन कौन से ओशंस थे जो हमने पढ़ा? पैसिफिक ओशन. देखिए जैसे अर्थ तो गोल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट करने की कोशिश किया तो यहाँ पे दो तरफ आपको पैसिफिक ओशन दिखा होगा. तो ये यहाँ पे ऐसे जाके पीछे की तरफ से ये एक ही है, ये सबमर्ज हो जाता है, ठीक है. तो ये फर्स्ट है पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट है यहाँ पे अटलांटिक ओशन, उसके बाद आ जाता है इंडियन ओशन,
फिर आर्टिक ओशन यहाँ पे है और फिर साउदर्न ओशन यहाँ पे। तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो है पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा क्या है। चलो एक और टेबल दिया हुआ है आपके यहाँ पे बुक पे, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। लोकेट द 5 ओशन इन द टेबल बिलो, मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दे बिलोंग टू। ओके, जो ये ओशन कौन से हेमिस्फीयर में है इसको हम देखते हैं, इसको हम ये फिगर में देखना पड़ेगा और इसके बाद हम इसको अच्छे से मार्क कर पाएंगे। तो ये देखो पैसिफिक ओशन, डायग्राम पे देख के हम बता सकते हैं कि कौन से हेमिस्फीयर में। देखो पैसिफिक ओशन दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न में भी है और सदर्न में भी है, ठीक है। अटलांटिक ओशन कौन से उसमें है, ये अटलांटिक ओशन तो कहाँ पे है, अटलांटिक तो सिर्फ अटलांटिक भी दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है, और इंडियन ओशन भी दोनों हेमिस्फीयर में है। तो इसमें से साउदर्न ओशन जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है और आर्टिक ओशन जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बाकी ओशन आपको दोनों हेमिस्फीयर में मिलेगा, ठीक है। इसका थोड़ा और इसका ज़्यादा पार्ट कौन से हिस्से में होगा, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्योंकि हमने देखा था कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा ओशन है, ज़्यादा ओशन बॉडीज़ है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है। So it is visible on the map that Pacific Ocean is the largest of them all, followed by Atlantic Ocean. Indian Ocean is the third largest, while Southern Ocean is the fourth, and the smallest one is the Arctic Circle. तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट कौन सी आती है, अटलांटिक ओशन। थर्ड नंबर में कौन सा आता है, इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन विच इज़ नेम आफ्टर अ कंट्री। ये जो इंडियन ओशन है देखिए भारत के नाम के हिसाब से इसमें है कि नहीं। तो ये एक ऐसा ओशन है, एक ऐसा लौता ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, जो भारत है। जो हमें इस चीज़ को लेके हमें ऐसे प्राउड फील भी होना चाहिए कि हमारे कंट्री के नाम में ओशन भी है कि नहीं। तो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट में इंडियन ओशन आ जाता है, फोर्थ में साउदर्न ओशन आता है और फिफ्थ में कौन सा आता है, आर्टिक ओशन, ठीक है। तो ये था ओशंस के बारे में। यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो, हम मैप में भी हम देख सकते हैं इंडिया के ओशन एंड डिजास्टर। पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है अगेन देखते हैं। As the map of the ocean makes clear, the main limit of the Indian Oceans are Asia to the north, Africa to the west, and Australia to the east, apart from the Southern Ocean in the south. तो यहाँ पर जब हम मैप को देखेंगे तो इंडियन ओशन कौन कौन से एरिया में है, एशिया में है नॉर्थ की तरफ, अफ्रीका में है साउथ वेस्ट की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया में है ईस्ट की तरफ। तो हम इसको हम इमेज में जाके देखते हैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से पता चले, ठीक है। तो एग्जामिन करते हैं फिर से। यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है देखो, कौन सी ओशन के बारे में हम बोल रहे हैं, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडियन ओशन नॉर्थ की तरफ कौन सी कंट्री है, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ एशिया है। ये यूरेशिया जो है टुगेदर एशिया भी है, ठीक है। एशिया, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया लिखा हुआ है। तो नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ एशिया है, और अफ्रीका वेस्ट की तरफ है, यहाँ पे अफ्रीका है कि नहीं। और ऑस्ट्रेलिया जो है ईस्ट की तरफ है, यहाँ पे ईस्ट की तरफ है, और सदर्न ओशन नीचे है जो साउथ की तरफ है। तो इस चारों दिशा के बारे में यहाँ पे बताया गया कौन कौन से कंट्री है, यहाँ पे कौन कौन से, सॉरी नॉट कंट्री, कंटिनेंट्स है। एंड ऑन इधर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, जो अरेबियन सी एक पार्ट में है वेस्ट साइड में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में। यहाँ पे देखो इस इमेज में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये सारा जो पार्ट है इंडियन ओशन का पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है। तो इस पार्ट वेस्टर्न साइड को हम क्या बोलते हैं, अरेबियन सी, और ईस्टर्न साइड में जो उसको हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में एक और आइलैंड है, हम आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड। और जो ईस्टर्न साइड में उसको हम क्या बोलेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लैंड मासेस, ऐसे छोटे छोटे ये जो है ये सारे आइलैंड्स है। आइलैंड्स क्या होता है, जो कि सारा सराउंडेड होता है किससे, वाटर से। बीच में थोड़ा सा लैंड मास होता है, थोड़ा सा पोर्शन होता है, लेकिन आसपास सारा लैंड से वाटर से सराउंड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ और देखते, ओशंस और डिज़ास्टर के बारे में भी देखते हैं। तो इस वीडियो में हम ओशंस के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंटिनेंट्स के बारे में और अच्छे से कवर करेंगे। तो ओशंस के बारे में देखते हैं। सो नाउ लेट अस सी अबाउट ओशंस एंड डिजास्टर, लाइक व्हाट आर द डिजास्टर दैट एन ओशन कैन क्रिएट। ओके, रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यू माइट हैव नोटिस वाइट शेप अक्रॉस द ग्लोब। मैंने दिखाया था ना आपको, वाइट शेप जो था वो क्या था, वो क्लाउड है, ठीक है। ड्यू टू गेस व्हाट दे आर,
They are large masses of clouds. So such clouds bring rains to the continents. For instance, the monsoon rain we in इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेटेड इन दी ओशन। जो हम रेन एक्सपेक्ट करते हैं मानसून में, हर जैसे अभी भी सावन का महीना है तो अभी बारिश हो रही है हर जगह, और बहुत बारिश के कारण बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं, फ्लड आ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ की डिस्ट्रक्शंस हो रही है कि नहीं। और ये सारे रेन जो ये ओरिजिनेट कहाँ पे करता है, क्लाउड में। तो क्लाउड से भी कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ओशन से। ये सारा प्रोसेस होता है, एक वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, इवापोरेटिंग प्रोसेस। तो इसके बारे में और डिटेल में आप साइंस में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो कि ये जो सारा मानसून है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओशन से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो अगर ये रेन नहीं होगा तो फिर अगर सफ़र करेंगे हम, ड्राउट होगा, सूखा पड़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगा, तो क्या एग्रीकल्चर वर्क नहीं करेगा, क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं करेंगे। तो पानी भी ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा पानी भी क्या होता है, अगेन डिस्ट्रक्शन देता है। कम पानी भी क्या होता है, अगेन हम सफ़र करते हैं। तो हमें एक बैलेंस मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन हमने इस बैलेंस को क्या कर दिया, बिगाड़ के रख दिया। किस कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, है कि नहीं। इसीलिए आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। आज से 10 साल पहले आप सोचो, अपने पेरेंट्स को पूछो कितनी गर्मी तब थी और कितनी गर्मी आज बढ़ गई है। ये सब किसके रीज़न से, ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न से। ओके, ये चलो अब मैंने आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ से बता दिया। हम बुक में रिटर्न करते हैं, अब क्या हम देखते हैं आगे क्या है। सो विदाउट सच रेन आर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र। अगर रेन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर भी सफ़र करेगा और लाइफ भी सफ़र करेगा, है कि नहीं। बट ओशंस ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म। लेकिन ओशंस में स्टॉर्म्स भी आते हैं जो कि बहुत वायलेंट होते हैं, सुनामी वगैरह आते हैं, ठीक है। और हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा, हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आया था। कौन से ईयर में, 2004 में, ठीक है। Violent events with extreme rainfall or very strong winds such as cyclones which can cause widespread damage to coastal region of the world. See, coastal जो समुद्र किनारे जो बसते हैं सिटी, स्पेशली देखो यहाँ पे इस मैप में भी ये समुद्र किनारे वाले हैं सारे। ये देखो यहाँ पे सारे ये जो कोस्टल एरिया है, ये सारे ये जितने भी है, ये लोग सफ़र करते हैं। जब साइक्लोन होता है, जब मानसून टाइम होता है, जब हैवी रेन होता है या विंड होता है, तो वो कौन सफ़र करता है, ये जो कोस्टल एरियाज़ में ये जो लोग हैं, देखो यहाँ से ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग सफ़र करते हैं, ठीक है, जो कि कोस्टल एरियाज़ में है। ए सुनामी इज़ अनदर नेचुरल डिज़ास्टर दैट ओरिजिनेट्स इन दी ओशन। जो अनदर जो बहुत ही खतरनाक एक डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर जिसको हम रोक नहीं सकते, वो क्या है, सुनामी। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, सुनामी, है ना। तो इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली कोस्ड बाई ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शन एट द बॉटम ऑफ द ओशन। तो ये इसका ओरिजिनेट कैसे होता है, ओशंस में ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ओशंस में नीचे ओशन फ्लोर है, ठीक है, ओशन बेट है। जैसे कि ये एक ओशन है, सपोज एग्जांपल, ये सारा पानी जो आपको दिख रहा है, तो नीचे की तरफ तो एक लैंड मास है कि नहीं, तो यहाँ से ओरिजिनेट होकर आता है। अगर यहाँ पे अर्थक्वेक है, इस लैंड में अगर अर्थक्वेक आ गया तो ये सारा पानी हिलेगा, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा हिलेगा। तो जब हिलता है तो बहुत बड़े बड़े वेव क्रिएट होते हैं, तो उससे वेव और साइक्लोन और विंड सब कुछ मिला के क्या हो जाता है, एक सुनामी हो जाता है, बहुत ही बड़ा ऐसे इरुप्ट हो जाता है। और अगर जैसे इस लैंड में क्या हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ये जैसे एक फटा, नीचे से अगर लैंड मास फटा तो क्या होगा, सारा पानी भी उड़ के आएगा, है कि नहीं। और जो ये पानी जब ऐसा उड़ता है, सारा ऐसा फैलता है, तो ये इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सुनामी ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो कहाँ से, बॉटम ऑफ द ओशन से, ओशन फ्लोर से। सो सुनामी कैन ट्रैवल thousands of kilometers and submerge coastal areas causing widespread damage। तो ऐसे में क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे कोस्टल एरियाज, इसी को ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे अगर सुनामी जैसे यहाँ पे आया था अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये छोटे छोटे आइलैंड है, तो यहाँ पे अगर जैसे सुनामी आ गया तो ये सारा वाटर ऐसे बर्स्ट होगा, सारा ऐसे ही जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या सुनामी आ गया, तो ऐसे अर्थक्वेक अगर इसके अंदर, इस लैंड मास के अंदर अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, ये सारा पानी उड़ के क्या होगा, जो यहाँ पे छोटे छोटे लैंड है, जो यहाँ पे कोस्टल एरिया से जो ये एरिया है, इन सबको ये सबमर्ज कर देगा, पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है ओशन का, ठीक है, जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो हम रोक नहीं सकते, बस अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी तो काफ़ी ऐसे टेक्निक्स आ गए जिसके कारण हम जानकारी लगा सकते हैं कि चलो कब कहाँ पे क्या आने वाला है, तो हम रेडी कर लेते हैं, इवैक्यूएटेड कर लेते हैं वहाँ से। जाओ जितने भी लोग हैं, जितने भी लाइफ वहाँ पे सेटल है, उन सबको हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं ताकि हम लोगों के लाइफ को बचा सकें, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं सुनामी का। तो ऑन 26 दिसंबर 2004
India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by the earthquake in Indonesia. तो ये इंडोनेशिया में earthquake हुआ था ओशन फ्लोर में, तो उसके कारण क्या हुआ, इंडिया इंक्लूडिंग अदर 13 कंट्री, देखो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सुनामी जो है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है कि नहीं, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई है। देखो मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार स्पेशली यहाँ पर हिट हुआ था, ठीक है। एंड ये आपके फिगर में हमने ऑलरेडी देख लिया था। एंड ऑल्सो सब्जेक्शन आइलैंड्स, जो कि उसके आसपास के आइलैंड्स हैं जो, एंड द कोस्टल्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर सीवियरली अफेक्टेड एंड सफर्ड बाय मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो जो कोस्टल एरियाज है तमिलनाडु के आसपास और केरला में और अंडमान निकोबार में सब बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो कहाँ पे हुआ था, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में बहुत ज़्यादा हुआ था। वहाँ पे पूरा एक स्टेशन ही डूब गया था, ठीक है, एक जगह ही डूब गया था, जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, एक स्कूल वहाँ पे, स्कूल वगैरह सब कुछ डूब गया था, जितना भी है वो सारा पानी के अंदर चला गया था, पानी के अंदर सबमर्ज हो गया था, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, ह्यूज डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ सफ़र करना पड़ा। तो सच सुनामी आर वेरी रेयर, ये ऑफन होते नहीं हैं, कभी कभी होते हैं, बट दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, लेकिन जब आते हैं सब कुछ खा जाते हैं। Luckily, they can often be detected before they hit a coast. Many countries collaborate in such early warning system, जिसको हम EWS के नाम से जानते हैं, ठीक है, early warning system. So there is in particular an Indian Ocean Tsunami Warning System to which many countries including India contribute. This help to take measures to protect life and property. तो ऐसा एक सिस्टम है इंडिया का भी, इंडिया के उसमें भी इंडियन ओशन में इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम के नाम से, ठीक है, IOTWS, ओके, इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम इस नाम से एक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाता है, हमें पहले अलर्ट मिल जाता है कि ऐसे सुनामी आने वाला है और ऐसा कुछ होने वाला है, तो ताकि हम क्या कर सकें, उस जगह को हम खाली कर सकें, इवैक्यूएट कर सकें जल्दी से जल्दी, ताकि किसी की जान ना जाए। देखो प्रॉपर्टी तो जाएगा, हम उसको प्रॉपर्टी को तो उठा के अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते, अपना घर तो उठा के लेके नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर जितने भी इंसान रहते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबको हम इवैक्यूएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। So events that leads to loss of life and property are handled under disaster management. So ये सारा जब कुछ होता है तो एक मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर ये सारा कुछ होता है, जो कि रेस्क्यू कैम्प वगैरह आता है, सब कुछ होता है, रिफ्यूजी कैम्प वगैरह लग जाता है, तो उन सब लोगों को अच्छे से रखना भी होता है। तो इन सबको कौन मैनेज करता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर। वी विल सी मोर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका और अच्छे से एग्जाम्पल जानेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, तो आपने भी सुना होगा ना, जब भी ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको भेजा है, जैसे आर्मी को भेजते हैं, नेवी सेक्शन को भेजते हैं, स्पेशली नेवी वाले अलर्ट हो जाते हैं जो ओशंस के रिलेटेड में, तो वो सारे वहाँ पे रेस्क्यू टीम वगैरह होता है, जो भी लोग फंसे होते हैं वहाँ पे उसको निकालते हैं, और फिर उनको जो भी डेली एसेंशियल्स प्रोवाइड करना होता है, वो सारा एक मैनेजमेंट चलता है कि नहीं। तो जैसे अब ये फ्लड है, साउथ में जो फ्लड आया हुआ है, बहुत सारे लोग ने डोनेट भी कर रखा है, पैसा डोनेट करते हैं, जो कि जो रिच लोग हैं वो लोग डोनेट कर देते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी सारा कुछ आता है, तो लोगों को अच्छे से ध्यान, ताकि लोगों के अच्छे से ध्यान रख सके, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ खो दिया है, तो उनको ऐसे शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी तो हम ऐसे कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना भी बच गया उसको अच्छे से बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये सारा था ओशंस के बारे में, जो कि हमने इस पार्ट में कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कंटिनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आप जल्दी ही आ जाएगा वीडियो, आप स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि आप नेक्स्ट अपडेट को भी आपके नोटिफिकेशन बार में आपको दिख जाए, और आप ये वीडियो जो है लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड भी कर देना, ताकि ये जो नया सिलेबस अभी आ गया है, नया बुक अपडेट आ गया है, लोगों के पास भी पहुंच सके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी and see you again in my next class with the topic continents of part 2 of this chapter.